हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र के जनवरी 2024 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। गांगेय डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इसे 2010 में ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और 2008 में असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। और उत्तर प्रदेश की जो राज्य मछली है वह है चितला, यानी इंडियन फीदर बैक, इसको ही चितला कहते हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी। और जो गंगा डॉल्फिन है, इसकी जो IUCN स्टेटस है वह है संकटग्रस्त, यानी इंडेंजर्ड। नेक्स्ट है घोल मछली। घोल मछली को गुजरात का राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया। इसे गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। प्रथम वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 अहमदाबाद में। नेक्स्ट है भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य बना। PDG यानी फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, इसका जो है यह भारतीय भेषज संहिता जो है सदस्य बना। फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप यानी PDG की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? हैदराबाद में। बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को PDG के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की स्वीकार्यता में सुधार होने की संभावना है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी अग्नि पहल। केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी अग्नि पहल लॉन्च की गई। कहां पर? नई दिल्ली में। इसके तहत चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगला है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। 8 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड 6 उत्पादों को जारी किया गया और इसको बढ़ाकर दिसंबर लास्ट तक 20 उत्पादों के लिए घोषणा की गई है। 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी NCOL को पंजीकृत किया गया था। किस एक्ट के तहत? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। नेशनल पार्टी, ACT न्यूजीलैंड पार्टी और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के मध्य गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया। न्यूजीलैंड में यह पहला अवसर है जब 3 पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। रूस CFE संधि से बाहर। 1990 में पेरिस में CFE यानी ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप पर हस्ताक्षर किया गया था और 1992 में यह लागू किया गया था। कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिन्हें उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया गया जो उस समय नाटो या वार्सा संधि के सदस्य थे। 2007 में ही रूस ने CFE संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया था। नवंबर 2023 में रूस औपचारिक रूप से CFE से बाहर हो गया। रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप नाटो ने CFE संधि के निलंबन का निर्णय लिया है। अगला है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इसे QS यानी क्वैकेरेली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित किया गया। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं। भारत के कुल 148 विद्यालय इसमें शामिल हैं। चीन जो है दूसरे स्थान पर रहा और इसके 133 विश्वविद्यालय शामिल हैं। एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि चीन का है पहले स्थान पर रहा। IIT बॉम्बे 40वें स्थान पर, IIT दिल्ली 46वें और IIT कानपुर 63वें स्थान पर रहा। IIT बॉम्बे भारत का शीर्ष यानी 40वें, IIT दिल्ली 46वें और IIT कानपुर 63वें स्थान पर रहा। 7 भारतीय विश्वविद्यालय जो है वह शीर्ष 100 में जगह बनाने में सफल रहे। अगला है 3 बेसिन समिट या ब्राज़विल समिट। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन
कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को 3 बेसिन में शामिल किया जाता है। कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़विले में 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। भारत के विदेश राज्य मंत्री सी मुरलीधरन ने इसमें हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक 2021 से 2030 के ढांचे के भीतर 350 मिलियन हेक्टेयर स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाहर करने के लिए वैश्विक गठबंधन के निर्माण हेतु सहयोग करना था। अगला है आर्थिक परिदृश्य। फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जो कि जर्मनी की है, ये शीर्ष पे रही, और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लीगार्ड जो है वह दूसरे स्थान पर रही। इस सूची में 4 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई। निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर, एचसीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडार मल्होत्रा 60वें स्थान पर, सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 70वें स्थान पर और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 76वें स्थान पर रहीं। सीतारमण 32वें, रोशनी नाडार मल्होत्रा 60वें, सोमा मंडल 70वें और किरण मजूमदार शाह जो है वो 76वें स्थान पर रहीं। 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची बीबीसी यानी बीबीसी द्वारा यह सूची जारी की गई, जिसमें 4 भारतीय महिलाओं दिया मिर्जा, फोटोग्राफर आरती कुमार, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और तथा बौद्ध नन तत्सुमा तंजिम पामो को शामिल किया गया। अगला है इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट यानी IDR 2023। इसे विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विकासशील देशों द्वारा रिकॉर्ड 443.5 बिलियन US के बाह्य सार्वजनिक एवं सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत भुगतान किया गया, जो इतिहास में सर्वाधिक है। कितना? 443.5 बिलियन US। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक दिसंबर 2023, इसे ADB द्वारा जारी किया जाता है। भारत की GDP वृद्धि दर दिसंबर 2023 में 6.7% रहा, जो कि 2024 में भी 6.7% पूर्वानुमानित है। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24। 8 दिसंबर 2023 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% अनुमानित है। इस समिति द्वारा प्रमुख मौद्रिक नीति दरें निम्नलिखित हैं। CRR 4.50%, SLR 18%, आधार दर 8.95 से 10.10%, बचत जमा दर 2.7 से 3% तक, रेपो रेट 6.5%, अस्थायी जमा सुविधा दर यानी SDFR 6.25%, प्रत्यावर्तनीय रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 6.75% और MSF रेट भी 6.75%। CRR 4.50, SLR 18%, आधार दर 8.95 से 10.10%, बचत जमा दर 2.70 से 3%, रेपो रेट 6.5%, SDFR 6.25 और FRRR 3.35%, बैंक दर 6.75, MSF रेट 6.75। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। ड्रोन पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन, राज्य सरकार के नोडल विभाग एवं राज्य सरकार के राज्य नोडल अधिकारी का भी निश्चयन, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं इसके पर्यवेक्षक अथवा जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन आदि। नीति के लागू होने के बाद प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई भी ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। वैज्ञानिक परिदृश्य देख लेते हैं। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया। किसके द्वारा? DRDO द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता है 350 से 500 किलोमीटर और मिसाइल की पेलोड वहन क्षमता है 500 से 1000 किलोग्राम। IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त। IL-38C ड्रैगन को 1977 में नौसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था।
यह लंबी दूरी की समुद्री गश्ती यानी टोही विमान है। 31 अक्टूबर 2023 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी HPAI से मुक्त होने के भारत की स्व घोषणा को मंजूरी प्रदान की। भारत में सर्वप्रथम 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा महाराष्ट्र में पाया गया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार A, B, C और D होते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू प्रकार A वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। अगला है प्रोजेक्ट कुशा। DRDO को रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल यानी LRASM प्रणाली की 5 स्क्वाड्रन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस LRASM प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है। यह प्रणाली विकसित होने पर रूस की प्रसिद्ध S-400 ट्रायम्फ प्रणाली और इजराइल की आयरन डोम प्रणाली की तरह प्रभावशाली होगी। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान। साइकी नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे साइकी नाम से धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया है। इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर परिसर 39A से लॉन्च किया गया है। साइकी अंतरिक्ष यान के साथ नासा का DSOC यानी डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट भी भेजा गया है। साइकी क्षुद्रग्रह की खोज 1852 में इटालियन खगोल शास्त्री एनीबेल डी गैस्पोरिस द्वारा की गई थी। साइकी क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी के बाह्य भाग के रूप में सूर्य की परिक्रमा करता है। मंगल और बृहस्पति के बीच। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।